हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू P3 विद रुस्तम। आज है हमारे सीरीज का चैप्टर नंबर 3 जो कि है टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट। चैप्टर 2 तक हम लोगों ने कवर किया है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में एक अपना रिव्यू दे के जाइए। जो सही लगता है वो सही, जो गलत लगता है वो गलत ज़रूर बोल के जाइए, जिससे हमें पता चले कि किस तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करना है और आपको किस तरीके से चाहिए। तो जैसे एक ने कहा था कि पहले एक्सप्लेन करना है, तो आज हम उसी फॉर्मेट पे चलने वाले हैं, क्योंकि देखिए हमारा काम है कि सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, उससे आपको फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बनाना हमारा सफल रहेगा। तो बिना देर किए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बता देते हैं। अगर आप NISM का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, वो भी 15 का, तो आपको किसी का भी वीडियो देखिए। अगर पूरा वर्कबुक आप कवर नहीं करके जा रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो है वहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। न्यूमेरिकल आपका 100% क्लियर होना चाहिए। 100% मतलब वैल्यूएशन का चैप्टर, तो इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। केस स्टडी आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि केस स्टडी आपका 12 नंबर का क्वेश्चन यही हो गया। अगर आप ये 12 नंबर छोड़ के आते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज में जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। न्यूमेरिकल छोड़ दिए तो पास करना क्या, आप तो अच्छा स्कोर क्या, आप समझ लीजिए कि 50% तक भी नहीं पहुँच पाइएगा न्यूमेरिकल छोड़ दिए हैं तो ये सब कुछ आपको समझ के जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट। तो हम पढ़ने वाले हैं इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या कह रहा है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव कह रहा है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट्स में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डेब्ट मार्केट, डेब्ट मार्केट में कैसा यूज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर फीचर्स। फिर हम समझेंगे अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स और उनके फीचर्स। चैप्टर 3 आपका एक बेस है जिसमें आपको सारा चीज़ न्यूमेरिकल का फॉर्मूला वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू, अर्निंग, EPS सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने वाला है। तो पहले हम समझेंगे कि सिक्योरिटी मार्केट जो है होता क्या है। तो सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, समझिए, जहां इन्वेस्टर अपना एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, या तो इक्विटी में या डेब्ट में, दो ही चीज में होता है, इक्विटी में या डेब्ट में। तो ये सिक्योरिटीज मार्केट का कहानी है। लेकिन अब इक्विटी का मतलब समझिए। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, समझ में आया? अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिजनेस के मालिक बन जाते हैं, पर यहां ना फिक्स्ड रिटर्न होता है, ना प्रिंसिपल वापस मिलने का गारंटी होता है। रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। ये कहानी किसका है? इक्विटी का। लेकिन अगर आप डेब्ट का बात करते हैं तो डेब्ट का मतलब होता है लोन लेना, ठीक है। लोन आप समझते हैं, तो डेब्ट का मतलब होता है लोन देना। जब आपको कंपनी लोन देती है तो आप उसका बिजनेस का मालिक नहीं बन सकते हैं, बल्कि लेंडर होते हैं। यानी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, ठीक है। मैच्योरिटी पे पैसा वापस मिलता है, रिस्क कम है पर रिटर्न भी लिमिटेड होता है। ये सारा कहानी क्या है? डेब्ट और इक्विटी का है। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? इक्विटी इन्वेस्टर को। जैसे कि जितना बढ़िया मार्केट मूव किया, इक्विटी को उतना अच्छा पैसा मिलने वाला है। लेकिन डेब्टर को क्या, आपको फिक्स्ड बोल दिया, हम आपको 10% देंगे, 11% देंगे, 12% देंगे। तो आप यहाँ पर डेब्ट वाला जो भी पोर्शन होगा डेब्ट इन्वेस्टर को, उसको यहाँ पर मिलेगा। हम डेब्टर बोल दिए गलती से, लेकिन यहाँ डेब्ट पोर्शन जो भी होगा उसको डेब्ट इन्वेस्टर को वहाँ पर 12% मिलेगा। लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो डेब्ट इन्वेस्टर का पैसा वापस किया जा सकता है। इक्विटी इन्वेस्टर का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि पैसा डूब भी सकता है। तो इक्विटी और डेब्ट का जो रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ है वो कैसा हो सकता है, समझिए कैसा हो सकता है। तो लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा हमको? डेब्ट। हाई रिटर्न चाहिए, लेकिन अगर आपके पास हाई रिस्क लेने का कैपेसिटी है तो इक्विटी आप ट्राई कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, यहाँ ह्यूमन इमोशंस, ग्रुप साइकोलॉजी और जो मार्केट का बिहेवियर है वो
का बहुत बड़ा रोल है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल कौन प्ले करता है? ग्रुप साइकोलॉजी, बिहेवियर आपका मार्केट का, इमोशंस, ये सब कुछ का रोल प्ले होता है यहाँ। ठीक है, तो ये सब कहानी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो टाइम लगा इसके लिए सॉरी, लेकिन हम एक्सप्लेन किए हैं डेब्ट मार्केट और इक्विटी मार्केट। अब हम लाइन टू लाइन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो लाइन टू लाइन में पहला लाइन है हमारा, सिक्योरिटी मार्केट्स इनेबल इन्वेस्टर टू डिप्लॉय देयर सरप्लस फंड्स इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स that are predefined for their features issued under regulatory supervision and in most cases liquid in the secondary market। सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसा जगह है जहां इन्वेस्टर अपना एक्स्ट्रा फंड इन्वेस्ट कर सकता है। ये इन्वेस्टर इंस्ट्रूमेंट्स पहले से डिफाइंड होते हैं, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, सब कुछ, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर इशू किया जाता है। ज्यादातर ये सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट में इजीली ट्रेडेबल होता है। समझ में आ रहा है? यानी इन्हें बाद में बेचा या खरीदा जा सकता है। कैसे? जैसे मेरे पास 100 शेयर है रिलायंस का पड़ा हुआ, तो हम बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। लेकिन अगर पहला बार आईपीओ जो है लॉन्च होता है, तो उसको हम कहाँ खरीदते हैं? प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कहानी समझिए क्या कहता है। नेक्स्ट है, देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर इशूड बाय सीकर्स ऑफ कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर, इक्विटी एंड डेब्ट। दो तरीके का चीज हम आपको बताएं कि जब कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस लोगों से पैसा उठाना चाहता है, तो दो तरीके के सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं। पहला इक्विटी, ये ऑनरशिप का हिस्सा होता है। डेब्ट, ये लोन या उधार होता है। इतना सा दिमाग में बना के रखिए। When a business needs capital to fund its operations and expansion, it makes a choice between these two types of securities। अब यहां समझिए, जब किसी बिजनेस को पैसा चाहिए होता है ऑपरेशंस या एक्सपांशन करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करना है या कुछ और सोचना है बिजनेस के बारे में, तो वो या तो इक्विटी इशू करते हैं या डेप्ट लेते हैं। ठीक है, इक्विटी कैपिटल इज अवेलेबल फॉर द कंपनी टू यूज एज लॉन्ग एज इट इज नीडेड। Debt capital will have to be returned after the specified time। समझ में आया? इक्विटी कैपिटल को कंपनी जितने टाइम तक चाहे यूज कर सकती है। डेप्ट कैपिटल एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद वापस करना पड़ता है। जैसे 10 साल अगर लिखा हुआ है, 10 साल में पैसा आपको वापस करना है। इक्विटी का जो है वो इन्वेस्टर के ऊपर है, जब चाहे वो खरीद बेच सकता है। ठीक है, अगर समझ लीजिए इन्वेस्टर के पास जब इक्विटी खरीद बिक्री हो रहा है, तो किसी न किसी के पास तो है ना, तो उसका पैसा तो आप कंपनी के पास ही है ना, तो वो है। लेकिन जब आपको हम वहां पर पढ़ाएंगे, स्प्लिट पढ़ाएंगे, कंसोलिडेशन पढ़ाएंगे, तो उसमें सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये शेयर्स किस तरीके से काम करते हैं, कंपनी किस तरीके से शेयर्स को तोड़ती है, जोड़ती है, ये सारा कहानी हम वहां समझेंगे। ठीक है, equity investor do not enjoy any fixed return or return of principal invested। debt investor earn a fixed rate of interest and return of principal at maturity। समझिए, इक्विटी जो है, इक्विटी इन्वेस्टर को कोई फिक्स्ड रिटर्न गारंटी नहीं होता है और ना ही उनका प्रिंसिपल वापस मिलता है। डेब्ट इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है और मैच्योरिटी पर उनका प्रिंसिपल भी वापस मिलता है। इक्विटी इन्वेस्टर आर ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, डेब्ट इन्वेस्टर आर लेंडर टू द बिजनेस। ये आपको समझा चुके। इक्विटी इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, डेब्ट इन्वेस्टर डू नॉट। मतलब समझिए, इक्विटी इन्वेस्टर कंपनी के मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन डेब्ट इन्वेस्टर ऐसा नहीं कर सकता। रेसिड्यूल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द इक्विटी इन्वेस्टर, डेब्ट इन्वेस्टर्स क्लेम इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पीरियोडिक फिक्स्ड कूपन एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी। इसको समझिए, बिजनेस का बचा हुआ प्रॉफिट, रेसिड्यूल प्रॉफिट, सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर का होता है। ठीक है, डेब्ट इन्वेस्टर सिर्फ फिक्स्ड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट ले सकते हैं, उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर कोई राइट नहीं होता है। यानी अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो हम पैसा इक्विटी होल्डर वाला बांटेंगे। आपसे कर्जा लिए थे 10% बोल के, आप बॉन्ड्स खरीद लिए, वो 10% आप लीजिए और अपने घर जाइए, वो वाला कहानी है। ठीक है, अगर लॉस होगा तो हम अपने घर में देख लेंगे। इक्विटी कैपिटल वाले जो भी हैं, जो इक्विटी खरीद के रखा हुआ, और डेब्ट वाला अपना लेगा इंटरेस्ट, बोलेगा इंटरेस्ट दीजिए, हम चले, तो वो वाला कहानी है। आप हमारे दुख में हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं,
तो सुख में भी हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं। तो वो वाला कहानी यहाँ है इक्विटी और डेप्ट का, सीधा समझ जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। Due to these fundamental difference in equity and debt securities, they are seen as two distinct asset class between which investor make a choice. इक्विटी और डेप्ट में फंडामेंटल डिफरेंसेस होने की वजह से ये दो अलग अलग एसेट क्लास है और इन्वेस्टर इन दोनों में से चूज करता है कि भैया किस में पैसा लगाना है। इक्विटी रिप्रेजेंट्स ए रिस्की लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट दैट कैन शो ए हाई वॉलेटिलिटी इन परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन हाउ द अंडरलाइंग बिजनेस इज परफॉर्मिंग। समझिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है। ये वोलेटाइल हो सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। देयर इज नो एश्योरेंस ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी इन्वेस्टर सिंस द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बाउंड टू फ्लक्चुएट। समझिए, इक्विटी इन्वेस्टर के रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता क्योंकि मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करते रहती है। जैसे आप देखते हैं कभी ऊपर, अभी करेक्शन चल रहा है, मार्केट नीचे, तो ये क्या है, फ्लक्चुएशन से मार्केट का अप्स एंड डाउन्स है। डेप्ट रिप्रेजेंट ए रिलेटिवली लोअर रिस्क स्टेडी इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। डेप्ट क्या है, डेप्ट इन्वेस्टमेंट लो रिस्क होता है और स्टेडी इनकम गारंटी करता है। समझिए, वो जो है फिक्स है उसका। It generates a steady rate of return provided the business remains profitable and does not default on its payment. डेप्ट इन्वेस्टर को फिक्स रिटर्न मिलता है लेकिन ये बिजनेस के पेमेंट डिफॉल्ट ना करने पर डिपेंड करता है। अगर बिजनेस डिफॉल्ट कर गया तो दिक्कत हो सकता है। सिंस ऑल रेसिड्यूल बेनिफिट्स ऑफ डिप्लॉइंग कैपिटल इन ए प्रॉफिटेबल बिजनेस गो टू द इक्विटी इन्वेस्टर, द रिटर्न टू इक्विटी इन्वेस्टर इज लाइकली टू बी हायर देन दैट ऑफ द डेप्ट इन्वेस्टर्स। समझिए, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर को मिलता है, इसीलिए इक्विटी का रिटर्न डेप्ट से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिजनेस बोरोज फंड एट 12% एंड इज एबल टू अर्न ए रिटर्न ऑफ 14% ऑन द एसेट क्रिएटेड बाय सच बोरोइंग, द डेप्ट इन्वेस्टर रिसीव ओनली 12% एज प्रोमिस्ड, बट द एक्सेस 2% अर्न बाय द एसेट्स बेनिफिट्स द इक्विटी इन्वेस्टर। समझिए, अगर कंपनी 12% इंटरेस्ट पे लोन लिया है और बिजनेस से 14% कमा लिया है तो डेप्ट इन्वेस्टर वाला को कितना मिल जाएगा, 12%, लेकिन बचा हुआ 2% प्रॉफिट इक्विटी इन्वेस्टर का होगा। यही ये कहना चाह रहा है। द डाउन साइड ऑल्सो हर्ट्स द इक्विटी इन्वेस्टर हु मे नॉट अर्न एनीथिंग इफ द रिटर्न इज लोअर देन द बोरोइंग कॉस्ट एंड इफ द बिजनेस इज फेलिंग। अगर जो है बिजनेस का रिटर्न बोरोइंग कॉस्ट से कम हो तो इक्विटी इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है और इस केस में भी जो है यहाँ पर उसका पैसा जा सकता है। चूजिंग बिटवीन इक्विटी एंड डेप्ट इज ए ट्रेड ऑफ। इक्विटी और डेप्ट में जो है चूज करना एक ट्रेड ऑफ है, बैलेंस बनाने का स्ट्रेटेजी जिसे कह सकते हैं। इन्वेस्टर डिजायरिंग लोअर रिस्क, ठीक है, एंड विलिंग टू एक्सेप्ट ए लोअर स्टेबल रिटर्न चूज डेप्ट। If they seek a higher return, they may not be able to earn it without an art as well as science. समझिए, जो इन्वेस्टर हाई रिटर्न चाहता है उन्हें रिस्क लेना पड़ता है और यह एक आर्ट प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों जरूरी होते हैं। स्टॉक मार्केट्स वेयर दीज एस्टिमेट्स are made and acted upon through buying and selling of equity shares feature a social ecosystem of complex human behavior. स्टॉक मार्केट में लोग अपने एस्टिमेट्स के बेसिस पे शेयर खरीदते और बेचते हैं। ये पूरा एक सोशल इकोसिस्टम होता है जिसमें लोगों का बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव लिमिटेशंस ऑफ इंडिविजुअल एक्टिंग इन ए ग्रुप। इन्वेस्टर का डिसीजन सिर्फ डाटा या नंबर्स पे नहीं होता है बल्कि उनके इमोशंस और सोचने के तरीके यानी बिहेवियर एंड साइकोलॉजी से भी इफेक्ट होता है। अक्सर लोग ग्रुप में एक्ट करते हैं जिसमें उनका डिसीजन बाकी लोगों के बिहेवियर से भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन जिसमें अच्छा खासा टाइम चला गया है, आई नो, बट एक्सप्लेन करना जरूरी था। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो थोड़ा सा
पेशेंस रखिए, अभी हम समझाते हैं, समझिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप पूरी कंपनी को उसके करंट प्राइस पे, सीएमपी करंट प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। सीएमपी मतलब समझ रहे हैं, जो प्राइस ट्रेड हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसको कहते हैं करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो हम क्या बोले, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप पूरी कंपनी को उसके करंट शेयर प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। चलिए इसका फॉर्मूला समझिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है करंट शेयर प्राइस, मतलब करंट मार्केट प्राइस भी आप बोल सकते हैं, करंट शेयर प्राइस भी बोल सकते हैं, गुने नंबर ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर क्या है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए मार्केट कैप का। आप फॉर्मूला लिखना शुरू कर दीजिए, इसी फॉर्मूले के बेस पे आप आगे कीजिएगा। सपोज कीजिए कि अगर किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, कितना है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख शेयर है, और हर शेयर जो है वो 20 रुपये का है, मार्केट में करंट मार्केट प्राइस जो है 20 रुपये का, तो उसका मार्केट कैप क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 20 लाख रुपया। तो ये क्या हो गया, हमारा मार्केट कैप हो गया। अब समझिए ब्लू चिप या लार्ज चिप स्टॉक क्या होता है, सबसे बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्टेबल कंपनी जो होता है, ज़्यादा इन्वेस्टर होता है, लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, तो ये सब क्या है, ब्लू चिप कंपनी। मिड कैप क्या है, मीडियम साइज का कंपनी होता है, अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है, मीडियम रिस्क जिसको कहते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप में क्या, छोटा कंपनी है, ज़्यादा रिस्क है, कम लिक्विडिटी है लेकिन बड़ा रिटर्न भी दे सकती है, मतलब देखते हैं कि 100% रिटर्न जनरेट कर रही है, तो वैसे कंपनी को क्या कहते हैं, हम स्मॉल कैप स्टॉक कहते हैं। इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अभी, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय आउट एन इंटायर कंपनी एट इट्स करंट मार्केट प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है किसी कंपनी को उसकी करंट मार्केट प्राइस पे पूरी तरह खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो अभी हम आप वही बताए, इट इज कंप्यूटेड एज मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के लिए हम आपको बता दिए कि मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस में क्या प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस गुने टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए। एग्जाम्पल आपको अभी हम जस्ट समझा दिए, ट्रेड स्टॉक और ऑफन कैटेगराइज्ड बाय मार्केट कैप। अब यहाँ मार्केट कैप के बेसिस पे स्टॉक को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे ब्लू चिप स्टॉक अभी हम आपको समझा, रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप, गिवन द लार्ज साइज ऑफ देयर मार्केट कैप दे अट्रैक्ट लार्ज सेट ऑफ इन्वेस्टर बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड एंजॉय ए हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लार्ज कैप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक वही बड़ी कंपनी होते हैं जिनके मार्केट कैप सबसे बड़े होते हैं, इनमें रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों टाइप के इन्वेस्टर हैविली इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इन स्टॉक में लिक्विडिटी बाय और सेल करना होता है, हाई होता है, क्योंकि लिक्विडिटी इसमें होता है, इन्हें लार्ज कैप स्टॉक भी बोला जाता है। मिड कैप स्टॉक रेफर टू दोज कंपनीज विच एंजॉय गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी बट आर मीडियम इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप साइज। मिड कैप स्टॉक उन कंपनीज को कहते हैं जो मार्केट में एक अच्छी लिक्विडिटी इंजॉय करती है लेकिन उनका साइज ब्लू चिप स्टॉक से छोटा होता है, ये रिस्क और रिटर्न के बीच का बैलेंस प्रोवाइड करती है। स्मॉल कैप स्टॉक आर दोज स्टॉक दैट आर स्मॉलर इन साइज एंड देयरफॉर डू नॉट एंजॉय मच लिक्विडिटी। समझिए, स्मॉल कैप स्टॉक छोटी कंपनीज को कहते हैं, ठीक है, जिसमें लिक्विडिटी कम होती है, यानी बाय और सेल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इन स्टॉक में रिस्क भी ज़्यादा होता है लेकिन अगर कंपनीज ग्रो करती है तो रिटर्न भी अच्छा मिलता है। देयर इज नो स्पेसिफिक साइज फॉर द कट ऑफ लार्ज मिड और स्मॉल कैप स्टॉक। देखिए, मार्केट कैप की कोई फिक्स साइज नहीं होता जो बता सकते हैं कि स्टॉक लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। It is therefore common to consider the top 50 to 100 stock by market capitalization as large cap, the next 200 to 500 stock as mid cap, and the remaining all as small cap stock. Market cap is also used as an indicator for the size and importance of the stock market of a country. The ratio of market cap to GDP of a country is a relevant measure of the purpose. समझिए,
मार्केट कैप से हम किसी कंट्री के स्टॉक मार्केट का साइज और इम्पोर्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट कैप को जीडीपी के साथ कंपेयर करके ये देखा जाता है स्टॉक मार्केट ओवरऑल इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जितना ज़्यादा मार्केट कैप तो जीडीपी रेशियो होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट माना जाता है। तो हम किसको देखते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। नेक्स्ट है इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू है क्या, समझिए आप। कि आपको एक बिजनेस को खरीदना है, पूरा का पूरा खरीदना चाहते हो, ना सिर्फ उसका शेयर्स, ठीक है, बल्कि उसका पूरा बिजनेस। क्या क्या हो सकता है बिजनेस में, उसके ऊपर कितना कर्ज है, कैश पोजीशन क्या है, सब कुछ मिलाकर उसको देखकर ओवरऑल बिजनेस का पोजीशन क्या है, तब हम एक बिजनेस को खरीदना चाहते हैं। तो सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी शेयर बाजार में उस शेयर का क्या टोटल वैल्यू है देखना काफी नहीं होता है, उसकी इंटरप्राइज वैल्यू देखनी पड़ती है। फॉर्मूला क्या होता है इंटरप्राइज वैल्यू का, तो इंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है मार्केट कैप प्लस टोटल डेप्ट माइनस कैश या कैश इक्विवेलेंट। ये जो है फॉर्मूला है। सपोज कीजिए किसी कंपनी का मार्केट कैप है 10 लाख, टोटल डेप्ट है 3 लाख, कैश है 4 लाख। तो इसका क्या हो सकता है, आप इसको जोड़े 13 माइनस कर दिए 4, तो 9 लाख रुपया इसका इंटरप्राइज वैल्यू निकलता है। तो इस तरीके से इंटरप्राइज वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको ये चीज़ समझना होगा। अब आप सोच रहे होंगे मन में कि कैश को क्यों मैनेज करते हैं। सोचिए अगर आपके पास कैश किसी कंपनी के पास पड़ा है, ठीक है, और वो कैश को जोड़ देता है, वापस वो कैश आपको भी देना पड़ेगा, तो वो इसलिए वो कैश को जो है माइनस कर दिया जाता है कि भैया कैश से कोई मतलब नहीं है, आप अपना कैश देख लीजिए। तो ये इस तरीके से इस पे काम किया जाता है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, एक एक लाइन इसको समझते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। इंटरप्राइज वैल्यूज रेफर्स टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अभी यही चीज़ हम आपको समझा रहे थे। इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी का ओवरऑल वैल्यू क्या है। सिंस द बिजनेस इज फाउंडेड बाय वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल, इट इज कंप्यूटेड एज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। दस इंटरप्राइज वैल्यू इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज फॉलोज। समझिए, ईवी का कैलकुलेशन करने के लिए कंपनी के सारे फंडिंग सोर्स इक्विटी प्लस डेब्ट को इंक्लूड किया जाता है। यह मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिफरेंट होता है क्योंकि इंटरप्राइज वैल्यू में डेब्ट और कैश भी इंक्लूड होता है। इसका फॉर्मूला समझिए, ईवी इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी। वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी यानी मार्केट कैप, कंपनी के शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्या है। वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है, अगर कंपनी में ऐसा इन्वेस्टर है जो पूरी कंपनी कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रिफर्ड कैपिटल, ये क्या हो गया, स्पेशल टाइप का इक्विटी जो डेब्ट और इक्विटी के बीच होता है, ठीक है। डेब्ट क्या है, आपको पता है लोन को हम डेब्ट कहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्यों माइनस होता है, ये चीज़ हम आपको बता दिए। इनको माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेस के पास है। द वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट शुड बी बेस्ड ऑन देयर फेयर मार्केट वैल्यू। समझिए, इंटरप्राइज वैल्यू के हर कंपोनेंट का वैल्यू मार्केट के करंट फेयर प्राइस पे होना चाहिए। However, since it is difficult to obtain fair market value for unlisted securities and bank debt, analysts may use the balance sheet values as a proxy if the fair market value is not available or if it is not possible to determine the same. लेकिन अगर किसी कंपोनेंट का फेयर वैल्यू नहीं मिल रहा है, जैसे अनलिस्टेड शेयर या लोन्स हो गया, तो बैलेंस शीट का डेप्ट यूज किया जाता है। तो ये था हमारा इंटरप्राइज वैल्यू। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, हम कोशिश करते हैं शॉर्ट में समझाने का क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्निंग्स, हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड। हिस्टोरिकल से यहाँ क्या मतलब है पहले वो समझिए। कंपनी का पिछला कमाई, समझ में आ रहा है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में की हुई है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 22-23 ले लीजिए, तो इसका क्या काम पड़ता है, यूज कहाँ कहाँ पड़ता है। तो आपको लॉन्ग टर्म में यूज पड़ेगा इसका एनालिसिस करने के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड का। उसके बाद कंसिस्टेंसी देखने के लिए कि किस तरीके से कंपनी जो है अर्निंग को मेंटेन कर रही है, तो इसका काम यहाँ पे पड़ता है। ट्रेलिंग का मतलब क्या है, टीटीएम समझते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ।
इसका वही मतलब है कि जो यहाँ पर पिछला 12 महीना है उसके बारे में ये बात कर रहा है, उसका नेट प्रॉफिट जो है उसके बारे में बात कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्वार्टर से हो। यूज कहाँ होता है? वैल्यूएशन रेशियो निकालने में इसका यूज होता है, कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये लेटेस्ट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या है इसका तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड का मतलब क्या है। तो फॉरवर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया है कि आगे का कमाई, ये होता है एनालिसिस ये कंपनी का एस्टिमेट कि अगले 12 महीने में कितना प्रॉफिट होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। यूज कहाँ होता है? ग्रोथ स्टॉक वैल्यूएशन देखने में कि हाँ किस तरीके से काम कर रहा है। फॉरवर्ड पी रेशियो निकालने में काम हो सकता है, फ्यूचर पोटेंशियल समझने के लिए काम हो सकता है। तो ये सब जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको याद रखने के लिए कैसे रख सकते हैं? हिस्टोरिकल, आप समझ जाइए कि पुरानी कमाई, ठीक है। ट्रेलिंग टीटीएम से याद रखिए कि लास्ट 12 मंथ का परफॉर्मेंस पूछ रहा है, और फॉरवर्ड नेक्स्ट आगे का एस्टिमेट पूछ रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ का क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। एलेक्सा चुप हो जाओ। अब एलेक्सा चुप हो जाओ। अब यहाँ लाइन टू लाइन समझने वाले हैं, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। अर्निंग्स आर प्रॉफिट्स इन ए बिजनेस। अर्निंग कैन बी डिफाइंड एट वेरियस लेवल्स। कहने का मतलब है कि अर्निंग्स को आप सिंपल कह सकते हैं कि एक कंपनी का प्रॉफिट होता है, लेकिन अलग अलग लेवल पर अर्निंग को एनालाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट आर द प्रॉफिट्स अवेलेबल टू द इक्विटी ओनर्स। नेट प्रॉफिट वही प्रॉफिट होता है जो सब एक्सपेंसेज और टैक्सेस कटने के बाद इक्विटी होल्डर्स को मिलता है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इबिट आर अवेलेबल टू सब बोथ इक्विटी एंड डेब्ट होल्डर्स। इबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब ये प्रॉफिट होता है जो कंपनी के पास इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले होता है। ये प्रॉफिट इक्विटी और डेब्ट होल्डर्स दोनों के लिए अवेलेबल होता है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इबिटडा जिसको आप कहते हैं इज द अर्निंग अवेलेबल टू ए बिजनेस टू रिप्लेस इट्स एसेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड टू सर्व बोथ इक्विटी एंड डेब्ट होल्डर्स। इबिटडा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इसको कंपनी का असली प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन जैसे नॉन कैश एक्सपेंसेस को इग्नोर करता है। ये अर्निंग्स डेब्ट और इक्विटी होल्डर्स दोनों के लिए होता है। अर्निंग्स ऑफ प्रीवियस ईयर आर कॉल्ड हिस्टोरिकल अर्निंग्स। अर्निंग्स ऑफ प्रीवियस ईयर आर कॉल्ड हिस्टोरिकल अर्निंग्स। मतलब आप समझ जाइए पिछले सालों के प्रॉफिट को क्या कहते हैं हम? हिस्टोरिकल अर्निंग कहते हैं। ट्रेलिंग अर्निंग्स रेफर टू द अर्निंग ऑफ द लेटेस्ट 4 क्वार्टर्स कैलकुलेटेड ऑन ए रोलिंग बेसिस। यही चीज़ हम आपको ऊपर बताए थे कि टीटीएम आप समझ लीजिए, ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट क्वार्टर से ये शुरू हो जाएगा, जहां से कि आप समझ सकते हैं 4 क्वार्टर से। अर्निंग कंप्यूटेड बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फॉरवर्ड अर्निंग। आगे का जो प्रोजेक्शन हम लगाएंगे उसके बेसिस पे आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर। अगर सिंपल टर्म में इसको समझना चाहते हैं एक लाइन में, तो इतना याद रखिए कि एक सिंगल शेयर पर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, बस इतना सा ही इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि 100 करोड़ का धंधा कंपनी करती है, ठीक है, 100 करोड़ कमा रही है और उसके पास 10 करोड़ का क्या है? शेयर है, तो ईपीएस क्या हो जाएगा? 10। ईपीएस का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो लिख लीजिए, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। ये हो जाएगा ईपीएस का फॉर्मूला। आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए अपने पास। हम फॉर्मूला जो भी लिखा रहे हैं न्यूमेरिकल्स का, जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे काम आएगा। चलिए लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स। कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है, ये उनका समझ लीजिए हक है। अर्निंग्स पर शेयर इज द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर। ईपीएस का सिंपल फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट को टोटल शेयर से डिवाइड करने का। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट कंपनी हैज अर्नड फॉर एवरी शेयर इट हैज इशूड। समझ गए? यही चीज हम बताए थे कि ये बताता है कि कंपनी हर एक शेयर के लिए कितना प्रॉफिट कमा रही है। फॉर्मूला अभी हम आपको लिखा दिए, एग्जाम्पल हम आपको समझा दिए।
A higher EPS shows higher profitability and better earnings for the shareholders and will be preferred over shares of companies with lower EPS। समझिए EPS जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, शेयर होल्डर के लिए मिलेगा, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। मार्केट में हाई EPS वाला कंपनी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। EPS इज ए सिग्निफिकेंट वेरिएबल इन डिटरमाइनिंग ए शेयर्स प्राइस। अब आप यहाँ समझिए, स्टॉक प्राइस का EPS के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, ठीक है। हाई EPS का मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो इसीलिए EPS जो है आपका इम्पोर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। इससे पता चलता है कंपनी किस स्तर का कमाई कर रही है, अच्छा है, नॉर्मल है, लोअर है, सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर होता क्या है पहले ये समझिए। DPS का मतलब होता है कंपनी ने जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसमें से हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रुपया मिला है उसका कैलकुलेशन है, ठीक है। बेसिकली एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है उसका नाम है डिविडेंड पर शेयर। अब यहां समझिए कि इसका यूज और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब एक लाइन हम आपको बोलते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, अगर डिविडेंड पर शेयर रेगुलर है तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है कि यहाँ पर जो है कंपनी रेगुलर डिविडेंड यहाँ पर मेंटेन कर रही है, तो इसीलिए क्या करता है इन्वेस्टर इसके साथ जुड़ने का कोशिश करता है। देख रहा है कि हाँ पिछले 10 साल से ये जो है लगातार जो है डिविडेंड दे रही है, तो इसका मतलब कंपनी अर्निंग कर रही है तभी तो डिविडेंड दे रही है। प्रॉफिट शेयरिंग का लेवल भी पता चलता है, कंपनी कितना पैसा अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर कर रहा है वो भी पता चल जाता है इजीली। और एक चीज़ पता चलता है लेकिन निगेटिव में नहीं लेना है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्लू भी पता चल जाता है इससे। कैसे, अगर DPS लो है तो हो सकता है कंपनी पैसा यहाँ पर री इन्वेस्ट कर रही हो जिससे कंपनी का ग्रोथ बढ़ सकता हो। अगर सारा प्रॉफिटेबिलिटी सही है, सब कुछ सही है और डिविडेंड जो है वो लो है, तो इसका मतलब है कंपनी री इन्वेस्ट करने का तैयारी कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ जाइए, EPS का मतलब क्या समझे थे, हर शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाया, और DPS में हर शेयर पर कितना डिविडेंड दिया। आगे सारा फॉर्मूलाज को हम जोड़ के आपको हम समझाने वाले हैं, तो कभी भी घबराने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, हम सब कुछ समझाएंगे। न्यूमेरिकल में हालांकि हम सब कवर कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो ज़रूर देखिए, लेकिन कम से कम वैल्यूएशन का चैप्टर खत्म होने दीजिए उसके बाद देखिएगा। समझते हैं अब एक लाइन, डिविडेंड इज जनरली डिक्लेयर एज ए परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। डिविडेंड फेस वैल्यू का एक परसेंटेज होता है जो कंपनी डिक्लेयर करती है। हालांकि ये नियम अब जो है वो चेंज हो चुका है, हो सकता है कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर चेंज नहीं किया है वर्कबुक में, क्योंकि लेटेस्ट वर्कबुक है फिर भी चेंज नहीं किया है। बट हाँ अब जो है सीधा रुपीज़ टर्म में डिक्लेयर करना पड़ता है कि हाँ इतने का, लेकिन आपको जो वहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन जो आने वाला है वो इसी पे आएगा, फेस वैल्यू इतना है, डिविडेंड कितना होगा, ठीक है। इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अमंगस्ट इट्स शेयर होल्डर्स। समझिए, कंपनी का प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है वही डिविडेंड होता है। यहाँ पर वही चीज है। यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल, अगर कंपनी 40% डिविडेंड डिक्लेयर करती है और शेयर का फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपया है, ठीक है, तो DPS क्या हो जाएगा, 10 × 40 = 4। तो ऐसे करके आप यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या चीज, डिविडेंड पर शेयर। फेस वैल्यू 10 है और कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है, 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो कितना रुपया मिला पर शेयर, 4। तो ये चीज था हमारा डिविडेंड पर शेयर। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PE रेशियो, नाम बहुत सुनेंगे, पहले समझते हैं कि PE रेशियो होता क्या है। आज आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। PE रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर 1 रुपये का अर्निंग कमाने के लिए उस शेयर में कितना पैसा देने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है, PE रेशियो क्या बताता है, एक इन्वेस्टर 1 रुपये के अर्निंग कमाने के लिए उस शेयर में कितना रुपया देने के लिए तैयार है। सिंपल वर्ड में, शेयर्स का प्राइस डिवाइडेड बाय उसका EPS। समझे,
पी रेशियो का फॉर्मूला याद रखिए, क्या क्या हो सकता है, मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, और नीचे में ईपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। ये हो गया आपका पी रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो सिंपल वर्ड में क्या समझे, शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाय उसका ईपीएस, ये चीज याद रखिए। अब एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए शेयर का प्राइस 100 है और ईपीएस जो दिया हुआ है ये करंट मार्केट प्राइस है, और ईपीएस हम आपको बोल दिए कि भैया 10 है, तो पी रेशियो क्या होगा, तो 100 को जो है डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 10, मतलब इन्वेस्टर 10 कमाने के लिए कितना देना पड़ रहा है, 100 रुपया देना पड़ रहा है। 10 रुपया कमाने के लिए कितना देना पड़ रहा है, 100 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। आप भी धीरे धीरे इसको समझिए, तुरंत तो समझ में नहीं आएगा, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, वैल्यूएशन के चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो और द पी रेशियो मेजर्स द प्राइस दैट द मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर द अर्निंग ऑफ ए कंपनी। समझिए, पी रेशियो मार्केट का क्या है, एक इंडिकेटर है जो बताता है कि लोग कंपनी के 1 रुपये अर्निंग के लिए कितना प्राइस देने को तैयार हैं। कंप्यूटेड कैसे करना है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। पी इज रेफर्ड एज ए मल्टीपल ऑफ पर रुपी ऑफ अर्निंग्स। कहने का मतलब है पी बताता है कि स्टॉक अपनी अर्निंग के मुकाबले कितनी बार ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। When one refers to a stock trading at P multiple of 12x, it means that stock is trading at 12 times its earning। अगर किसी स्टॉक का P 12 है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अपनी अर्निंग से 12 टाइम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। द P मल्टीपल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अर्निंग इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू। समझिए, पुराने अर्निंग के बेसिस पे पी देखना लिमिटेड होता है क्योंकि प्राइस डेली चेंज होता है। द प्राइस चेंज डायनामिकली वाइल द रिपोर्टेड अर्निंग इज अपडेट एवरी क्वार्टर। स्टॉक प्राइस हर दिन बदलता है पर अर्निंग हर क्वार्टर अपडेट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि प्राइस जो है डेली चेंज होता है और जो अर्निंग है वो एवरी क्वार्टर अपडेट होता है। देयरफॉर प्राइस ट्रेंड to move even after the historical earning per share is known in anticipation of the future earnings। मार्केट के प्राइस सिर्फ पास्ट अर्निंग पे नहीं बल्कि फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पे भी डिपेंड करते हैं। इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट अर्निंग ऑफ ए फर्म विल ग्रो देन द मार्केट विल बी विलिंग टू पे ए हायर मल्टीपल पर रुपी ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी की अर्निंग बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है तो मार्केट उसको ज़्यादा पे मल्टीपल पे खरीदने को तैयार होता है। द फोकस इज देयरफॉर ऑन प्रोस्पेक्टिव पी और हाउ मच द करंट प्राइस इज डिस्काउंटिंग द फ्यूचर अर्निंग्स। कहने का मतलब है कि मार्केट का मेन फोकस प्रोस्पेक्टिव पी होता है जो फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एनालिस्ट से दैट शेयर ऑफ XYZ कंपनी इज ट्रेडिंग एट 20 times its 2014 earnings but it is still about 15 times the 2015 earnings given the state of its order book। समझिए, अगर XYZ कंपनी का P 2014 अर्निंग के बेसिस पे 12 टाइम है पर 2015 के फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे 15 टाइम है, तो इसका मतलब है कंपनी ग्रो करेगी। What they are saying is that the growth in EPS is likely to be high and therefore the current high PE based on historical number may not be the right on to look at। कहने का मतलब है कि हाई पीई से पास्ट अर्निंग पे जज करना गलत होगा क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ भी मैटर करता है। मोस्ट पब्लिकेशंस एंड रिपोर्ट्स शो द पी यूजिंग हिस्टोरिकल अर्निंग नंबर फ्रॉम द लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट्स। पब्लिकेशंस मोस्टली पास्ट अर्निंग के बेसिस पे पी दिखाते हैं। एनालिस्ट एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स आर नॉट वाइडली अवेलेबल एंड दे में वेरी। कहने का मतलब है फ्यूचर अर्निंग का एग्जैक्ट एस्टिमेट अवेलेबल नहीं होता और डिफरेंट एनालिस्ट का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। सम पब्लिकेशंस रिपोर्ट कंसेंसस व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव अर्निंग्स। कुछ सोर्स एक कंसेंसस व्यू दिखाता है जो मल्टीपल एनालिस्ट के फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेट्स का एवरेज
होता है। इट इज कॉमन टू लुक एट द पी मल्टीपल ऑफ द इंडेक्स टू गेज इफ द मार्केट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। इंडेक्स का पी देखना एक कॉमन मेथड है ये समझने के लिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। द पीई मल्टीपल मूव्स हाई व्हेन प्राइस रन अहेड ऑफ द अर्निंग्स नंबर्स एंड द मार्केट इज विलिंग टू पे मोर एंड मोर पर रुपी ऑफ अर्निंग्स। कहने का मतलब समझिए, अगर मार्केट एक्सपेक्टेशंस हाई है तो पी रेशियो भी हाई होगा। व्हेन मार्केट करेक्ट एंड अनसर्टिनिटी अबाउट फ्यूचर अर्निंग्स इंक्रीजेज द पी मल्टीपल ऑल्सो ड्रॉप। अगर मार्केट गिरता है या फ्यूचर ग्रोथ अनसर्टेन है तो पीई भी कम हो जाता है। ए वैल्यू इन्वेस्टर हु वुड लाइक टू पिक अप स्टॉक्स व्हेन दे आर चीप मे बी इंटरेस्टेड टू परचेज व्हेन पीई इज लो। समझिए, वैल्यू इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट करता है जब पीई लो होता है, यानी जब स्टॉक सस्ता हो। एनालिस्ट ऑल्सो कंपेयर द पीई ऑफ वन कंपनी विद अनदर टू चेक द रिलेटिव वैल्यू। वो यहाँ पर वो जो कंपेरिजन का पार्ट है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी का पी दूसरी कंपनी से कंपेयर करके उसका वैल्यूएशन समझा जा सकता है कि ये, लेकिन इंडस्ट्री सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप इंडस्ट्री अलग अलग कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेम होना चाहिए, कंपनी आप वहाँ पर देख सकते हैं। या नहीं तो एक और काम कर सकते हैं कि इंडस्ट्री का पी किस हिसाब से चल रहा है। सपोज कीजिए कि इंडस्ट्री का पी 20 है और इसका 40 है, तो इसका मतलब है कि ये ओवर वैल्यूड है। अगर इंडस्ट्री 40 है और ये 20 है तो इसका मतलब है ये नहीं कि बहुत सस्ता है तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ये जो है अपने इंडस्ट्री के जो यहाँ पर कंपटीटर है जो भी है कंपैरिजन में ये उसके लेवल का नहीं है। ये चीज़ समझने के लिए काफ़ी है ये चीज़, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा उस टाइम में कि कितना अच्छा हो सकता है। आगे समझेंगे हम ये सब चीज़ भी, अभी हम बस आपको एक एग्जांपल दिए। द पी मल्टीपल ऑफ ए स्टेबल लार्ज एंड वेल नोन कंपनी इज लाइकली टू बी हायर देन द पी मल्टीपल द मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर अनदर स्मॉलर लेस नोन एंड रिस्की कंपनी इन द सेम सेक्टर। कहने का मतलब है कि बड़ी वेल नोन कंपनीज का पी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और छोटी रिस्की कंपनीज का लो होता है। तो ये था हमारा पी रेशियो जो कि हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर किया। आगे है प्राइस टू सेल। पहले समझिए प्राइस टू सेल रेशियो है क्या। प्राइस टू सेल रेशियो एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स है जो कंपनी के मार्केट प्राइस को उसकी सेल के कंपैरिजन में देखती है। इसका यूज इन्वेस्टर कब करता है, जब वो किसी कंपनी के वैल्यूएशन को उसकी रेवेन्यू के बेसिस पर जज करना चाहता है, स्पेशली जब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो या ईपीएस या पी रेशियो का यूज ना हो रहा हो, तब यहाँ पर क्या देखते हैं हम, प्राइस टू सेल रेशियो। एग्जांपल समझिए, अगर मार्केट कैप जो है 500 करोड़ है, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू जो है वो 250 करोड़ है, ठीक है, तो प्राइस टू सेल रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स पर शेयर, और एक और फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल्स। तो ये आपको यहाँ पर काम आ जाएगा, आप एग्जांपल से भी इसे समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे और एक एक लाइन एक्सप्लेन करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कहता है ये। प्राइस टू सेल रेशियो इज ए वैल्यूएशन रेशियो दैट मेजर्स द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपीज ऑफ सेल्स। कहने का मतलब है ये मैट्रिक ये बताता है कि मार्केट किसी कंपनी के रेवेन्यू को कितनी वैल्यू दे रहा है। इसका कैलकुलेशन इस तरीके से होता है, एग्जाम्पल में भी आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि एक कंपनी का एनुअल नेट सेल दिया हुआ है 1 करोड़, ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर दिया हुआ है 10 लाख, करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 40। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं दिया हुआ है, तो करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40। एनुअल नेट सेल निकाल सकते हैं हम पर शेयर, कैसे, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 करोड़, डिवाइड कीजिएगा 10 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 रुपया पर शेयर क्या आ जाएगा, एनुअल नेट सेल्स पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर 40/10 कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर एक रेवेन्यू के लिए 4 देने को
तैयार है। तो यही फॉर्म एग्जाम्पल में आपको समझाने का कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। आगे क्या कहता है, ऑल एल्स हेल्ड कांस्टेंट, a company with lower price to sale ratio relative to its peers indicate that the stock is relatively undervalued। समझिए, अगर किसी कंपनी का प्राइस टू सेल रेशियो उसके कंपटीटर से कम होता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। मतलब मार्केट उसको एक्चुअल रेवेन्यू के कंपैरिजन में कम वैल्यू दे रहा है। However, the company's future potential, its profit potential, and the level of financial and other risk can result in market assigning a premium of or discount compared to its peers। कहने का मतलब है कि सिर्फ प्राइस टू सेल रेशियो देखकर कंक्लूजन नहीं बनाना चाहिए। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क भी स्टॉक वैल्यूएशन को इम्पैक्ट करता है। अगर मार्केट को लगता है कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा ग्रो करेगी तो उसका ये प्राइस टू सेल रेशियो हाई भी हो सकता है। ए ड्रॉप इन द रेवेन्यू ग्रोथ रेट विल बी हाई रिस्क फॉर दीज स्टॉक्स। अगर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो जाए तो ये इन्वेस्टर के लिए रिस्क हो सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ कम होने का मतलब है कंपनी फ्यूचर में इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है। लाइक ऑल मल्टीपल्स, द प्राइस टू सेल रेशियो शुड बी यूज्ड along with other data and compared with similar companies in the industry before making an investment decision। जैसे बाकी वैल्यूएशन मल्टीपल्स होते हैं वैसे ही प्राइस टू सेल रेशियो को भी अकेला नहीं देखना चाहिए। इससे इंडस्ट्री के सिमिलर कंपनीज के साथ कंपेयर करना जरूरी है। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू सेल रेशियो लो है तो पहले देखना चाहिए कि उसका कंपटीटर्स का रेशियो क्या है। द रेशियो इज स्पेशली यूजफुल फॉर कंपनीज इन इंडस्ट्री दैट आर टेम्पोरली गोइंग थ्रू ए फेज ऑफ निगेटिव प्रॉफिट्स और लॉस, as earnings based multiple would be meaningless in such situation। प्राइस टू सेल रेशियो उन कंपनीज के लिए स्पेशली यूजफुल है जो लॉस में चल रहा है। ठीक है, अगर एक कंपनी लॉस में है तो हम पीई रेशियो नहीं यूज कर सकते क्योंकि पीई रेशियो के लिए प्रॉफिट होना जरूरी होता है। ऐसे केस में प्राइस टू सेल रेशियो काफ़ी यूजफुल होता है क्योंकि ये सिर्फ सेल्स के बेस पे वैल्यूएशन करता है। तो ये था हमारा प्राइस टू सेल रेशियो। आगे हम समझेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। पहले समझिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता क्या है। देखिए, ये तो आपको समझ में आता है कि एक वैल्यूएशन टूल है कि ये बताता है कंपनी का स्टॉक उसकी बुक वैल्यू के मुकाबले महंगा है या सस्ता है। इसका यूज करके हम देखते हैं कि इन्वेस्टर कंपनी के नेटवर्थ के कंपैरिजन में कितना प्राइस पे कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला आप लोग को हम लिखा देते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला लिख लीजिए। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी बटे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। जो बोले हैं वो समझ के लिख लीजिए। बुक वैल्यू पर शेयर, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। अब समझिए, किसी मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर किसी कंपनी का 100 रुपया है। ठीक है, और बुक वैल्यू 50, तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यही चीज़ हमको ये बताता है और अब हम समझेंगे इसको लाइन टू लाइन और वहाँ पर हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज रेशियो टू फाइंड प्राइस रिलेटिव टू द वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक बहुत ही पॉपुलर वैल्यूएशन है जो चेक करता है कि एक स्टॉक की मार्केट प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में कैसा है। द प्राइस टू बुक वैल्यू मेजर्स ए कंपनीज करंट मार्केट प्राइस विज विज इट्स बुक वैल्यू। ये रेशियो ये कंपेयर करता है कि एक शेयर की करंट मार्केट प्राइस उसकी वैल्यू के मुकाबले कितना कम है या ज़्यादा है।
बुक वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट वर्थ बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। द बुक वैल्यू इज द अकाउंटिंग वैल्यू पर शेयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये कहता है कि बुक वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कंपनी के अकाउंटिंग बुक्स में एक शेयर के लिए शो होता है। ये रियल मार्केट प्राइस से अलग हो सकता है क्योंकि ये अकाउंटिंग रूल्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। इट रिप्रेजेंट द नेट वर्थ पर शेयर। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि एक शेयर के लिए कंपनी की नेटवर्थ कैपिटल प्लस रिजर्व कितनी है, नेटवर्थ। An important limitations of this number is that most assets on the books of the company are shown and their historical costless depreciation and not their realizable liquidation value। एक लिमिटेशन भी है, कंपनी के बुक्स में एसेट उनकी असली मार्केट वैल्यू पे नहीं बल्कि उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ओरिजिनल प्राइस पर शो होता है। डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन एसेट की वैल्यू दिखाई जाती है जो रियल मार्केट वैल्यू से अलग हो सकता है। However, in a company which has been building reserves from sustained profitability, the book value is an important indicator of value। अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रही है और अपनी रिजर्व बढ़ा रही है तो उसकी बुक वैल्यू एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन इंडिकेटर हो सकती है। ये दिखता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और अपनी नेटवर्थ इंप्रूव कर रही है। सिंस द बुक वैल्यू कंसीडर द नेट वर्थ ऑफ ए कंपनी, इट इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर इन फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि बुक वैल्यू एक कंपनी की नेटवर्थ का पार्ट होता है, इस वजह से ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। फॉर एग्जांपल, इक्विटी कैपिटल 10 लाख दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 50 लाख, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दिया हुआ है 6 लाख, और उसके बाद करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 20, देन बुक वैल्यू वुड बी। अब यहाँ पर आपको इतना सारा डाटा दिया हुआ है, हम ऐसा सब कैलकुलेशन बहुत करवा चुके हैं। प्राइस टू यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए जाइएगा तो क्या होगा, बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए हमको चाहिए नेटवर्थ, अभी जस्ट हम आपको कैलकुलेशन करा के लाए थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ये हो गया। अब नेटवर्थ क्या है, यहाँ पर इक्विटी कैपिटल 10 लाख दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 50, तो 60 लाख हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दिया हुआ है 6 लाख, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 10। तो ये क्या हो गया, हमारे पास क्या निकल के आया, ये बुक वैल्यू पर शेयर। अब जब यहां पर ये आ गया तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होगा, तो प्राइस दिया हुआ है क्या 20 और बुक वैल्यू दिया हुआ है 10, तो हो जाएगा 2। तो यही है हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। Price to book value less than 1 indicate the company is trading below its book value and hence the stock is deemed to be undervalued। अब कहने का मतलब समझिए, अगर किसी स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक उसकी बुक वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। यह इंडिकेट करता है कि स्टॉक क्या है, अंडरवैल्यूड हो सकता है। However, it is pretend to ask why is the market pricing the share at a price less than book value। लेकिन सिर्फ यह देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर एक स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है तो यह समझना जरूरी है कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है। प्लीज नोट दैट देयर मे बी सेवरल रीजन्स फॉर स्टॉक बीइंग अवेलेबल फॉर लेस देन इट्स बुक वैल्यू इंक्लूडिंग द पुअर इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्म in the past which need to be written down subsequently। समझिए, एक स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है, तो कंपनी ने पास्ट में पुअर इन्वेस्टमेंट जो है किया हो वो अब लिखना पड़ रहा हो, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स वीक हो सकते हैं, बिजनेस फ्यूचर में डिक्लाइन हो सकता है, तो बहुत सारा ऐसा रीजन है जिसके कारण ये हो सकता है। तो इतना आसानी से जो है जज नहीं करना है कि अंडर वैल्यूड है तो उठा लो, ऐसा कुछ नहीं है।
All the companies with price to book value ratio less than 1 may not be value buys. कहने का मतलब है कि इस वजह से हर वो स्टॉक जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है वो जरूरी नहीं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट हो. इन्वेस्टर्स शुड नॉट रिलाई ओनली ऑन प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड शुड अंडरस्टैंड that not all stocks that trade at a discount on their book values are bargains under valued. इन्वेस्टर को सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए. सिर्फ इस वजह से कि स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है इसका मतलब नहीं है कि वह एक अच्छा बार्गेन है. Price to book value is a useful measure to value stocks where the earnings are negative and the more widely used P ratio is not applicable. अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो उन केस में हेल्पफुल हो सकता है जब कंपनी के प्रॉफिट निगेटिव हो, क्योंकि ऐसे में पी जो है रेशियो काम नहीं करता है. It enables comparison across companies in an industry where accounting standards are consistent. ये रेशियो तब यूजफुल होता है जब हम एक इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज को कंपेयर कर रहे हों जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम हो. इट इज ए गुड मेथड टू वैल्यू स्टॉक ऑफ कंपनी सच एज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. बैंकिंग सेक्टर जैसे इंडस्ट्री के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक अच्छा वैल्यूएशन टूल है क्योंकि बैंक्स के एसेट और लायबिलिटीज फिक्स्ड होते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी यूजफुल होता है. हाउएवर फॉर सेक्टर सच एज द सर्विस इंडस्ट्री वेयर एसेट आर लिमिटेड दिस वैल्यूएशन मेथड में नॉट बी रिलेवेंट. लेकिन सर्विस सेक्टर कंपनीज के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो रिलेवेंट नहीं होता क्योंकि इनमें टेंजिबल एसेट्स कम होते हैं. तो ये था हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू. अब हम लोग पढ़ेंगे डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. अब ये होता क्या है समझिए. डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर नॉर्मल इक्विटी शेयर जैसा ही होता है, बस उनके साथ वोटिंग राइट्स कम या अलग तरीके से दिया जाता है. अब यहाँ पर ये शेयर उस लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जो ऑनरशिप चाहता है लेकिन वोटिंग राइट पावर जो है की परवाह नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं होता कि वोटिंग राइट जैसा कुछ हो. कौन हो सकता है ये? तो रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है. अब यहाँ पर डीवीआर होता क्या है, डीवीआर शेयर होता क्या है वो समझिए. नॉर्मली क्या होता है कि एक इक्विटी शेयर के लिए एक वोट पड़ता है, पर डीवीआर शेयर में कम या रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट हो सकता है. ठीक है, जैसे एक वोट के लिए जो है 10 शेयर चाहिए हो, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं डीवीआर. ए डीवीआर इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल शेयर ऑफ कंपनी एक्सपेक्ट दैट इज कैरीज लेस देन 1 वोटिंग राइट पर शेयर अनलाइक ए कॉमन शेयर. देखिए डीवीआर एक नॉर्मल शेयर की तरह ही होता है लेकिन एक डिफरेंस ये है कि इसमें एक शेयर पर वोटिंग राइट कॉमन शेयर से कम होता है. यानी अगर कॉमन शेयर का एक शेयर इक्वल टू एक वोट होता है तो ये उससे क्या होगा कम होगा, इससे क्या होगा कम होगा. सच एन इंस्ट्रूमेंट इज यूजफुल फॉर इशूअर हु विश टू रेज कैपिटल विदाउट डायल्यूटिंग वोटिंग राइट्स. ये इंस्ट्रूमेंट उन कंपनीज के लिए यूजफुल होता है जो नए शेयर्स इशू करके पैसा रेज करना चाहती है बिना वोटिंग राइट्स को डायल्यूट किए. इन्वेस्टर हु विश टू इन्वेस्ट ओनली फॉर डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन एंड आर नॉट रियली bothered about voting rights find these shares attractive. अब यहाँ पर समझिए कि जो इन्वेस्टर सिर्फ डिविडेंड और शेयर के प्राइस एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है और जिन्हें वोटिंग राइट की जरूरत नहीं होती उनके लिए डीवीआर शेयर एक अच्छा ऑप्शन है. ऐसे लोग सिर्फ रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. The number of voting rights of DVR differs from companies to companies. DVR typically trade as a separate category of instrument and are available at a discount to the common share of company. अब ये क्या कहना चाह रहा है ये समझिए. डीवीआर शेयर एक अलग कैटेगरी का शेयर होता है जो जनरली कॉमन शेयर के मुकाबले डिस्काउंट पे मिलता है.
कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द एलिजिबिलिटी फॉर ए कंपनी टू इशू सच शेयर्स। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कंपनी एक्ट 2013 यह डिफाइन करता है कि कौन सी कंपनी डीवीआर शेयर इशू कर सकती है। दिस इंक्लूड्स ए डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 10% ओवर द प्रीसीडिंग 3 years एंड सच शेयर शेल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी तभी डीवीआर इशू कर सकती है जब उसने पिछले 3 सालों में मिनिमम 10% डिविडेंड दिया हो और टोटल डीवीआर शेयर्स टोटल पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा ना हो। मतलब कंपनी फाइनेंशियल टर्म को फुलफिल करे बिना डीवीआर इशू नहीं कर सकती। सेवरल कंपनीज इन इंडिया इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स एंड पेंटालून्स हैव इशूड डीवीआर्स। इंडिया में टाटा मोटर्स और पेंटालून्स जैसी कंपनीज ने डीवीआर शेयर्स इशू किए हैं। ये एग्जाम्पल बताता है कि डीवीआर कॉन्सेप्ट इंडिया में भी यूज हो रहा है। तो ये था आपका डीवीआर। अगले पार्ट में हम डेब्ट का टर्म समझेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। थोड़ा बहुत अगर ग्लिच आया हो या बोलने में हम फंस रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स होता है, तो कहीं कहीं फंसना जो है वो कॉमन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें समझ में आ रहा हो कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमें भी बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।